हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम कक्षा 5वीं में सप्ताह 17 के अंतर्गत गणित में सीखेंगे गुणनखंड एवं साझा गुणनखंड। पिछले सप्ताह आप लोगों ने सीखा था कि गुणज क्या होता है। गुणज होता है बेटा उस संख्या की किसी दूसरी संख्या से गुना, है ना। जैसे 5 को गुना किया 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह से। और गुणनखंड क्या होता है? टुकड़े। गुणनखंड तो गुणन यानी गुना और खंड यानी टुकड़े। किसी संख्या को उसके टुकड़े जो उसको भाग कर रहे हैं वो कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 10, छोटे से शुरू करते हैं। 10 के जो संख्याएं 10 को भाग कर देंगी वो इसको टुकड़े होंगे। और इसके लिए बेटा सबसे पहले 1 और खुद 10 को 10 से भाग करोगे 1 आएगा, और 1 को 10 से भाग करोगे तो 10 होंगे। कोई संख्या अपना खुद का गुणनखंड होती है, 10 खुद का गुणनखंड है, और 1 हर संख्या का गुणनखंड है, क्योंकि 1 हर संख्या को भाग करता है। ठीक है। उसके बाद ये किसके पहाड़े में जाता है? 2 के पहाड़े में जाता है, उसके बाद 5 के पहाड़े में जाता है, उसके बाद किसी के में नहीं जाता। तो ये सब इसके गुणनखंड है। आगे बात करें, जैसे देख लीजिए 20, सबसे पहले तो 1 हो गया, फिर किसके पहाड़े में जा रहा है? 2 के पहाड़े में जा रहा है। 3 के में जा रहा है? नहीं। 4 के में जा रहा है। 5 के में, 5 चौका 20 होता है, जा रहा है। 10 के पहाड़े में जा रहा है, और उसके बाद 20। ये खुद का गुणनखंड है। ठीक है। इस तरह से हमें ये देखना है कि इसके गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड वो है जो इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है। जो 20 को पूरा पूरा भाग करेंगे वो सब इसके गुणनखंड है। बड़ी संख्याओं के लिए हम भाग करके देखते हैं। मान लीजिए 50 है, तो 1 तो हमें पता है 1 तो होगा ही होगा। 2 से कीजिए, 50 भाग हो जाएगा, पूरा 25 आ जाएगा। सॉरी, 25 आ गया, ये बिल्कुल ठीक है। और 2 हो गया, 2 हो गए ना। एक तो ये वाला गुणनखंड, एक ये वाला गुणनखंड। उसके बाद इसको आप 4 से भाग करके देखिए, नहीं होता है। 5 से करके देखिए, हो जाता है। 5 पे गया, पूरा भाग हो जाएगा 10 पर, तो इसका गुणनखंड क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है। उसके बाद किस पे जाएगा ये? आप इस तरह से इसके गुणनखंड निकालते जाइए। 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा। 10 पंचे 50, और 25 दूनी 50, और 1 इसका होगा, और आखिरी जो आएगा ये खुद ये संख्या आएगी। ये भी खुद का गुणनखंड है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कोई संख्या खुद का गुणनखंड होती है, और 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है। और साझा गुणनखंड क्या होता है? ये पिछली बार भी किया था हमने। जो 2 संख्याओं के गुणनखंड हो और उनमें जो दोनों को होगा वो साझा गुणनखंड है। आगे इसको जब हम हल करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेटा सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप तक पहुंचते रहे और आप लोग उनको सीखकर आगे बढ़ते रहें। ठीक है। मेरे चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस, नीचे लिखा हुआ देखिए प्राइमरी क्लासेस, और मेरा खुद का नाम है विजयंती रानी। प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी मेरे चैनल का नाम है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपनी वर्कशीट की। जहां जहां जरूरी होगा, जैसे जैसे मैं समझाती चलूंगी, नीचे दी गई गुना की तालिका को पूरा करना है। इधर देखो बेटा, और देखो वीडियो में कई बच्चे बोलते हैं वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रही। 2 मिनट वीडियो को चलने दिया करो, वीडियो साफ दिखाई देगी। अगर नहीं दिखाई दे रही तो जो मेरे पास फोटो है वही साफ नहीं है। ठीक है। आगे से कभी भी वीडियो साफ ना दिखाई दे तो उसको थोड़ी देर चलने दो, 5 सेकंड भी नहीं चलेगी, साफ हो जाएगी। वो नेट का इश्यू होता है, वीडियो का इश्यू नहीं है। यहां पे दे रखी है 1 से 12 तक की गिनती, यहां पे दे रखी है 1 से 12 तक की गिनती। आपको गुना कर करके पूरा करना है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से पहली लाइन में तो ये आएगा। कैसे आया था? इस 1 की इन सभी से गुना कर दी। ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन में जो ये 2 है, इस 2 की इन सब से गुना करेंगे। 2 की 1 से किया 2, 2 की 2 से किया 4, 2 की 3 से किया 6, 2 की 4 से किया 8, 2 की 5 से किया 10, 2 की 6 से किया 12,
2 की 7 से किया 14, 2 की 8 से किया 16। इस तरह से आपको गुना करना है, ठीक है। जो ये खाना है ये इन दोनों के लिए है, जो ये खाना है वो ऐसे देखते जाइए आप, ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। आपको कैसे काम करना है मैं आपको बता चुकी हूं। आपको ऐसे ऐसे गुना करनी है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी, ठीक है। जब पहली लाइन की हो जाएगी, जब दूसरी लाइन की बारी आएगी, ऐसे ऐसे गुना करनी है आपको। और जब आपकी सारी गुना पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, देखिए। देखिए मैंने सारी गुना कर दी है, तो जो हमारी तालिका है वो इस तरह से पूरी हो जाएगी। 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से। पहली लाइन में 1 का पहाड़ा, दूसरी लाइन में 2 का पहाड़ा, तीसरी लाइन में 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 तक पहाड़े हमारे हो गए। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 12 तक है ये, ठीक है। 12 लाइनों को 12 में ही गुना किया है। आपको इस तरह से ये पूरा करना है, समझ गए आप सभी। दूसरा प्रश्न आपका, नीचे दी गई 18 के गुणनखंड वृक्ष को देखिए। ये 18, इसका गुणनखंड वृक्ष ये वाला है, और दूसरा 18 का गुणनखंड वृक्ष खाली दिया गया, ये वाला खाली है, ये आप लोगों को पूरा करना है। पहले समझो किया कैसे है। 18 था, 18 के टुकड़े कर दिए, कोई भी टुकड़े ले सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है। इन्होंने ले लिया 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 दूनी 18, ठीक है। आ गया 18, 9 दूनी 18। अब इसके आगे इन्होंने ऐसे वृक्ष नहीं बनाया, सिर्फ 9 का बनाया। 9 को अब हम क्या कर सकते हैं, 3 तिया 9 होता है, आप सभी को पता है। इस तरह से समझ आई बात। फिर से बताती हूं, 18 के गुणनखंड कर दिए, यानी टुकड़े कर दिए। 9 दूनी 18 होता है, 9 गुना 2 18, ठीक है। उसके आगे जो ये 9 था, इसके फिर से टुकड़े कर दिए, तो इसके टुकड़े क्या हुए, 3 गुना 3, 3 तिया 9। अब आपको 18 के टुकड़े ऐसे ही करने हैं। तो देखो 9 दूनी 18 तो हो चुका है। 18 एकम 18 भी हम ले सकते हैं, लेकिन बेटा वो सामान्य है। उसके अलावा देखिए क्या हो सकता है, 2 के पहाड़े में जा चुका है, 3 के पहाड़े में जाता 3 छीक 18, इसको भी आप ले सकते हो। और क्या हो सकता है, याद कीजिए, और कुछ हो सकता है। पहले हम इसी को देख लेते हैं, 3 छीक 18। तो देखो 3 और छीक, बड़ी संख्या को इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। 6 तिया 18 हो गया, दोनों को गुना किया तो। अब 6 को हम फिर से टुकड़े कर सकते हैं। 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 तिया 6 होता है, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3। समझ आई बात। हमने एक फिर से गुणनखंड वृक्ष बना दिया, ठीक है। देखिए बेटा मैंने यही किया, 18 को हमने किया 6 तिया 18, 6 को 3 से गुना किया, ठीक है। और फिर देखिए 6 को हमने फिर से टुकड़ों में कर दिया, 3 दूनी 6। आप इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। और आगे भी टुकड़े हो सकते हैं, ये छोटा वृक्ष है, आगे हम जो प्रश्न होगा उसमें बड़ा वृक्ष बनाएंगे। देखो आप यहां दिया 24, 24 का क्या बना सकते हैं, 12 दूनी 24 होता है आपका, ठीक है ना। 12 और 2, मैं 2 को इस तरफ क्यों लिख रही हूं, क्योंकि 12 के और टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन 2 के और टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो 12 को किया, तो अब 12 के क्या टुकड़े होंगे बेटा, 12 के टुकड़े हो गए 6 और 2, 6 दूनी 12 होता है। और अब इस 2 को फिर से एक छोड़ दिया, 6 के फिर से टुकड़े हो सकते हैं, 3 दूनी 6, अभी पिछले ही प्रश्न में हमने किया है। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। अब फिर से 24 दे दिया। अब क्या करें, पहले हमने 2 पे देखा, 12 दूनी 24 हो गया। अब 3 पे देखो, 3 अठे 24 होता है। तो देखो अब 3 के टुकड़े नहीं होंगे और 8 के हो जाएंगे। 8 के क्या होंगे, 4 दूनी 8, 4 और 2, 2 के टुकड़े नहीं होंगे, जिसके टुकड़े हो रहे हैं उसको हम इस तरफ लिख रहे हैं। तो 4 के क्या हो जाएंगे, 2 और 2, 2 दूनी 4। इन दोनों की गुना ये आनी चाहिए, इन दोनों की गुना ये आनी चाहिए, इन दोनों की गुना ये आनी चाहिए, इन दोनों की गुना ये आनी चाहिए। तब हमारा क्या बनेगा, गुणनखंड वृक्ष।
ठीक है, देखिए मैंने दोनों को पूरा कर दिया है। इसके अलावा बेटा आप 6 और 4 भी ले सकते हैं। 6 चौक 24 होता है, गुना करेंगे तो 4 के भी टुकड़े हो सकते हैं 2 और 2, 6 के भी टुकड़े हो सकते हैं 3 और 2, उसके बाद टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 40 के गुणनखंड लिख लें। मतलब 40 किस किस के पाड़े में आता है? मैंने आपको बताया था हर संख्या का गुणनखंड 1 होता है और वो संख्या खुद का गुणनखंड होती है। तो इस लिहाज से 1, सबसे पहले बात करते हैं 1 के बाद 2 के पाड़े में आता है, ठीक है। उसके बाद 3 के पाड़े में नहीं आता, 4 के पाड़े में आता है 40, 10 चौक 40, फिर 5 के पाड़े में आता है, फिर 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40, फिर 10 में, फिर 20 में और फिर 40, यानी खुद का गुणनखंड। ठीक है, अब देखो इसी तरह से 60 के गुणनखंड इसमें लिखने हैं। 60 के क्या क्या होंगे आपके? पहले 1 तो होगा ही, सबका होता है 1, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, ठीक है, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा। 10 छीक 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, 30 गुना 2 60 होता है और 20 गुना आपका 20 गुना 3 60 होता है। ठीक है, और 60 खुद का गुणनखंड। तो देखिए कितने सारे आ गए। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं जो साझा गुणनखंड की बात कर रही थी इसमें से छांटने हैं जो दोनों के हों। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 10 है, 20 है और उसके अलावा कोई नहीं है। तो जो ये साझा गुणनखंड आप लोगों के आए हैं ये आपको यहां लिखने हैं, यहां पे बीच में क्या क्या आए? 1, 2, 4, 10 और 20। समझ आई आप सभी को बात? ये होते हैं साझा गुणनखंड जो दोनों में होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए मैंने सभी लिख दिए हैं। ये 40 के गुणनखंड हैं, ये 60 के गुणनखंड हैं और ये इन दोनों के साझा जो इन दोनों के गुणनखंड है वो है। ठीक है, अब बात करते हैं 30 के गुणनखंड। 1 से शुरू करते हैं। 1, उसके बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद क्या आएगा? 5, उसके बाद क्या आएगा? 6, उसके बाद 10, उसके बाद 30। ठीक है, 45 के क्या होंगे? 1, 3 और उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 15 और 45। ठीक है, और अब इन दोनों के साझा गुणनखंड की बात करें तो दोनों में क्या क्या आया? 1, 3, 5। ठीक है, ये इन दोनों के साझा गुणनखंड है, 1, 3, 5। अगला है आपका 14 के गुणनखंड। 1, 2, 7, 14। ठीक है, 28 के 1, 2, 7, 14, 28, 4, 7 चौक 28। ठीक है, तो अब इसमें से इनके साझा गुणनखंड क्या बनेंगे? 2, 7, 14। ठीक है, ये इनके साझा गुणनखंड बनेंगे। ठीक है बेटा, 30 के गुणनखंड लिखे मैंने, फिर 45 के लिखे और जो साझे थे वो कर दिए साथ में। 3, 5, ठीक है, और 15। इसमें से बात करें 14 के लिख दिए पहले, फिर 28 के लिख दिए और अब इनके साझा गुणनखंड 2, 7 और 14, ये इनके साझा गुणनखंड है। 1 सभी में आएगा, वो क्योंकि सभी को भाग करता है तो वो साझा तो अवश्य होगा। इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे जीवन कौशल की। तरल वस्तुओं को मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। तरल वस्तुएं जैसा आप लोगों को पता है, पानी जैसी जो वस्तुएं होती हैं, दूध, तेल, पानी, इनको हम लीटर में मापते हैं। जो लिक्विड दवाइयाँ होती हैं, तरल दवाइयाँ होती हैं, उनको हम पानी में
मतलब लीटर में मापते हैं। लीटर की सबसे छोटी इकाई होती है मिलीलीटर, ठीक है, उसके बाद लीटर, उसके बाद किलोलीटर, ये इनकी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होगी मिलीलीटर, ठीक है। और आपको पता है तरल वस्तुओं को मापेंगे। तो देखिए अब पूछा गया है पहला प्रश्न, नीचे दी गई वस्तुओं को में से कौन सी को आप लीटर में मापेंगे। आलू को कैसे मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, तो लीटर में नहीं मापेंगे। तरबूज को भी किलोग्राम में मापते हैं, इसको भी नहीं नापेंगे। तेल को मापेंगे बेटा लीटर में, आटे को हम किलोग्राम में लेके आते हैं, दूध को मापेंगे लीटर में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुओं को मापने के लिए आप धारिता की कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे, लीटर या मिलीलीटर। ज्यादा चीज होगी तो लीटर में मापेंगे, अगर कम मात्रा में होगी तो मिलीलीटर में मापेंगे। पानी की टंकी का पानी आपका लीटर में होगा, ठीक है। तेल की शीशी, जो घर में तेल की शीशी होगी वो मिलीलीटर में मापेंगे, थोड़ा होता है ना उसके अंदर। खांसी की दवाई मिलीलीटर, जूस का गिलास मिलीलीटर, पानी से भरी बाल्टी लीटर में, ठीक है। और जो चीजें कम होंगी वो मिलीलीटर में जाएंगी, जो ज्यादा होंगी, अगर जग में भी पानी होगा तो हम उसको लीटर में मापेंगे। आप ये मान के चलिए कि हम दूध लेके आते हैं तो लीटर में लेके आते हैं, 1 लीटर आधा लीटर बोल देते हैं, तो अगर आधा लीटर को आप मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, 500 मिलीलीटर, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से आज आपने सीखा हम किन चीजों को लीटर में मापते हैं, और छोटी इकाई को हम मिलीलीटर में और बड़ी इकाई को लीटर में मापेंगे, ठीक है। धारिता क्या होता है, धारण करना, कोई वस्तु जिस तरह से धारण की जाती है। पानी का कोई आकार नहीं होता है, इन चीजों का कोई आकार नहीं होता है, ये जिस बर्तन में डाली जाती है ये उसी का आकार ले लेती है, दूध, तेल, दवाई वगैरह जो भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। जीतने वाले कभी अलग काम नहीं करते, वे चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। अगर कोई सोचो जिंदगी में कामयाब हो गया तो जरूरी नहीं कि वो कोई अलग ही काम करता, वो भी आप जैसे लोग होते हैं, लेकिन उनका सोचने का, समझने का, काम करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए वो जीत हासिल करते हैं। जो लोग आम होते हैं वो आम ही रह जाते हैं, इसीलिए आप मन लगा के अच्छे से काम कीजिए ताकि आप बड़े होके जीवन में कामयाबी पाएं। क्या खाना है बेटा, सब्जी का चीला खाना है। और देखिए सब्जी का चीला का क्या है, बेसन का घोल बना लीजिए, उसके अंदर आप सब्जियां डालिए जिनको आप कच्चा खा सकते हो या जिनको आप उबाल के भी खा सकते हो, ठीक है। उबाल के डाल लीजिए, उसमें सब्जियां डालनी है, सब्जियों का चीला ना, तो तवे पे उसको रोटी की तरह बना के खा लीजिए, ठीक है। मुझे अगर समय मिला तो मैं आपके लिए आपको अवश्य इसकी वीडियो बना के दूंगी कि बेसन का सब्जी वाला चीला कैसे बनाएंगे, मतलब सादा नहीं बनाना, सब्जी वाला बनाना है। क्या खेलना है दोस्तों के साथ, पोशंपा भाई, पोशंपा खेलना है। कौन सा खेल होता है पोशंपा का, देखिए ये आपका खेल है पोशंपा भाई, पोशंपा, जिसमें ऐसे बच्चे हाथ करके खड़े हो जाते हैं और उनके नीचे से निकलते हैं और ये गाते रहते हैं, जो बच्चा इसके नीचे फंस जाएगा वो हार जाएगा, मतलब उसकी बारी कट जाएगी और दूसरे बच्चे की बारी उसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। और ये आप लोगों को अच्छे से खेलना आता है क्योंकि गली में बच्चे ये खेल बड़े मजे से खेलते हैं। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये खेल खेलना है। गतिविधि में स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें और इसके लाभों को परिवार दोस्तों के साथ साझा करें। स्वस्थ यानी जो अच्छे काम है, समय पे हर काम करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सब काम करने से क्या लाभ होगा, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। और ये बातें आप लोगों को अपने दोस्तों को बतानी है, परिवार के लोगों को बतानी है, ये आपको करना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। अब अगर हम बात करने हैं स्वस्थ दिनचर्या की, तो सबसे पहले उठते ही आपको पानी पीना है, फ्रेश होना है, यानी शौच जाना है, लेटरिन जानी है, उसके बाद आप नहा लीजिए, नहाने के बाद आप अपना नाश्ता कीजिए, ठीक है। ये नहाते समय या शौच के बाद ब्रश कीजिए, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए, संतुलित आहार ले, जो भी खाना खाएं सुबह दोपहर शाम को वो संतुलित हो, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। ये नहीं कि आप पिज्जा ला के खा रहे हो, बर्गर ला के खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, ये सब अच्छी नहीं होती। घर पे बना हुआ खाना खाइए, जो मम्मी ने ताजा बनाया हो, बासी खाना मत खाइए,
ठीक है। दिन में चेहरे को नहीं छूना है, बाहर बीमारियां फैलती हैं, कीटाणु होते हैं, इसीलिए चेहरे पे वो लग जाएंगे। हाथों को बार बार धोना, कब कब धोना है, सोच के बाद, खाना खाने से पहले, बाहर से आने के बाद, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज भी करनी है, सारा दिन खूब पानी पीना है। इस तरह से आपको अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करना है, ठीक है। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करके अपनी टीचर को जल्दी से भेज दिए बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, सभी अपना काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज देना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, सारी बातें समझ आ गई होंगी। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।